खुश आमदीद अक्स दास्तान में। गुज़श्ता हिस्से में हमने हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के पहले 3 अबवाब का जायज़ा लिया। ये कमीशन क्यों कायम किया गया, मशरक़ी पाकिस्तान का बहरान कैसे शिद्दत इख्तियार करता गया, और वो सियासी फैसले कौन से थे जिन्होंने हालात को एक फैसला कुन मोड़ तक पहुंचा दिया। आज के इस दूसरे हिस्से में हम आगे बढ़ेंगे, बाब चहारुम से बाब हिश्तम तक, और इस सफ़र में हम देखेंगे कि सियासी बहरान किस तरह जंग में बदला, मकती बाहनी और भारत का किरदार क्या था, पाकिस्तानी फ़ौज किन हालात में लड़ रही थी, और जंग के बाद कमीशन ने फ़ौजी नज़्म ज़ब्त और मुबैना ज़ियादतियों के बारे में क्या लिखा। तो आइए इसी दास्तान को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां हमने उसे पिछले हिस्से में छोड़ा था। बाब चहारुम 1970 का इंतखाब। अक्सरियत किसकी थी? कभी कभी इंतखाबात हुकूमत नहीं बनाते, कभी कभी इंतखाबात रियासत का इम्तिहान बन जाते हैं। 1970 का पाकिस्तानी इंतखाब भी ऐसा ही था। ये सिर्फ वोट डालने का अमल नहीं था, ये उस सवाल का फैसला था कि पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का इख्तियार किसके पास होगा। और शायद उस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था कि उन वोटों के नताइज चंद माह बाद एक मुल्क के नक्शे को बदल देंगे। 7 दिसंबर 1970 अक्सितान में पहली बार बालिग रायदही की बुनियाद पर आम इंतखाबात हो रहे थे। मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम था, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। कौमी असम्बली की नशस्तें आबादी के उसूल पर तकसीम की गई थीं। मशरक़ी पाकिस्तान को 162 नशस्तें मिली, मगरबी पाकिस्तान को 138, कल 300 नशस्तें। यानी कौमी असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने के लिए 151 नशस्तें दरकार थीं। आदाद व शुमार बहुत वाज़ेह थे। मशरक़ी पाकिस्तान के वोटर अगर एक बड़ी सियासी जमात के पीछे खड़े हो जाते तो वो सिर्फ सूबाई हुकूमत नहीं बना सकते थे, वो पूरे पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत बना सकते थे। और फिर वोट पड़े। अवामी लीग। मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग ने अपनी इंतखाबी मुहिम को बुनियादी तौर पर सूबाई खुद मुख्तारी के मुतालबे के गिर्द मुनज़्ज़म किया। इसका सियासी मंशूर ख़ास तौर पर 6 नुकात मशरक़ी पाकिस्तान में गैर मामूली मकबूलियत हासिल कर चुका था। शेख मुजीबुर रहमान अब सिर्फ एक रीजनल पॉलिटिशियन नहीं रहे थे, वो मशरक़ी पाकिस्तान की अक्सरियती सियासी क़ुव्वत के मरकज़ी रहनुमा बन चुके थे। नतीजा आया, और नतीजा हैरानकुन था। अवामी लीग ने मशरक़ी पाकिस्तान की 162 में से 160 नशस्तें जीत लीं। सिर्फ 2 नशस्तें उसके हाथ से निकली। यानी कौमी असम्बली में अवामी लीग के पास अकेले ही वाज़ेह अक्सरियत आ गई। मगरबी पाकिस्तान। अब नज़र मगरबी पाकिस्तान की तरफ गई। यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में मगरबी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी। पीपीपी ने मगरबी पाकिस्तान में 81 नशस्तें हासिल की, लेकिन पूरे पाकिस्तान की कौमी असम्बली में ये तादाद अवामी लीग की 160 नशस्तों से बहुत कम थी। यहाँ एक बुनियादी सियासी हकीकत सामने आ गई। अवामी लीग सबसे बड़ी जमात थी, और सिर्फ सबसे बड़ी जमात नहीं, वो कौमी असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत रखती थी। अब सवाल बहुत सादा था। अगर ये पार्लिमानी निज़ाम है, अगर अवाम ने वोट दिया है, अगर एक जमात को अक्सरियत हासिल हुई है, तो हुकूमत कौन बनाएगा? जवाब भी बज़ाहिर सादा था, शेख मुजीबुर रहमान। लेकिन पाकिस्तानी सियासत में ये जवाब इतना सादा नहीं था, क्योंकि 6 नुकात, ख़ास तौर पर मरकज़ के इख्तियारात को महदूद करने की तजावीज़ मगरबी पाकिस्तान की सियासी और रियासती क़यादत के लिए शदीद तशवीश का बायस थीं। भुट्टो की पोजीशन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंतखाबात के बाद एक अहम सियासी हकीकत को तस्लीम किया। उनकी जमात पूरे पाकिस्तान में अक्सरियती जमात नहीं थी, लेकिन वो मगरबी पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात थी। अब एक पेचीदा सियासी सूरत हाल पैदा हुई। एक तरफ अवामी लीग, कौमी अक्सरियत, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी, मगरबी पाकिस्तान की बड़ी सियासी क़ुव्वत, और तीसरी तरफ जनरल याह्या खान की फ़ौजी हुकूमत। 3 ताकतें, 3 मफादात और एक कौमी असम्बली। असम्बली का इजलास इंतखाबात के बाद अगला मरहला था। कौमी असम्बली का इजलास। मुंतखब नुमाइंदे बैठते, आइन बनाते, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला पार्लियामेंट के अंदर होना था। लेकिन असम्बली के इजलास से पहले ही सियासी मुज़ाकरात शुरू हो गए। मगरबी पाकिस्तान की क़यादत चाहती थी कि आइन पर इत्तफ़ाक़ हो। अवामी लीग अपने 6 नुकात को बुनियादी फ्रेमवर्क समझ रही थी,
और दोनों साइड्स के दरमियान एतमाद पहले ही बहुत कम था। असल खौफ क्या था? यहां हमें तारीख को सिर्फ एक फरीक की आंख से नहीं देखना चाहिए। मशरकी पाकिस्तान के लिए सवाल था, हमने अक्सरियत हासिल की है तो हमें इक्विपमेंट बनाने का हक क्यों न मिले? मगरबी पाकिस्तान के बहुत से सियासी और रियासती हलकों के लिए सवाल था, अगर 6 नुकात के मुताबिक आईनी निज़ाम बना तो क्या पाकिस्तान एक मुअस्सिर वफाक के तौर पर बाकी रहेगा? दोनों सवालात अपने अपने सियासी कॉन्टेक्स्ट में अहम थे, लेकिन मसला ये था, इन दोनों सवालात के दरमियान कोई काबिल कबूल कॉम्प्रोमाइज सामने नहीं आ रहा था। याह्या खान, जनरल याह्या खान के लिए सूरत हाल मजीद पेचीदा थी। वो इक़्तिदार में फौजी हुक्मरान की हैसियत से आए थे। उन्होंने इंतखाबात करवाए थे। अब उन इंतखाबात का नतीजा उनके सामने था। एक तरफ जमहूरी मैंडेट, दूसरी तरफ रियासती वहदत का सवाल और तीसरी तरफ बढ़ता हुआ एहतजाज। अब उनके पास 2 बुनियादी रास्ते थे, सियासी मुज़ाकरात या ताकत का इस्तेमाल। इब्तिदा में मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया गया। ढाका की तरफ नजरें। मार्च 1971। पाकिस्तान के दोनों हिस्से एक दूसरे से शदीद सियासी कशीदगी में थे। मशरक़ी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की मकबूलियत उरूज पर थी। अवामी लीग के पास वाज़े अक्सरियत थी और दूसरी तरफ मरकज़ी हुकूमत असम्बली का इजलास बुलाने के सवाल पर फैसला करने की कोशिश कर रही थी। फिर एक फैसला आया। 1 मार्च 1971 कौमी असम्बली का इजलास, जो 3 मार्च को ढाका में होना था, मुलतवी कर दिया गया। यह फैसला एक चिंगारी साबित हुआ। मशरक़ी पाकिस्तान में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। हड़तालें, मुजाहिरे, एहतजाज और इंतज़ामिया पर अवामी लीग का असर बढ़ने लगा। मरकज़ी हुकूमत की अथॉरिटी मशरक़ी पाकिस्तान में तेज़ी से कमज़ोर होने लगी। 7 मार्च ढाका के रेस कोर्स मैदान में लाखों लोग जमा हुए। शेख मुजीबुर रहमान ने एक तारीख़ी तकरीर की। उन्होंने फौरी तौर पर रस्मी तौर पर आज़ादी का ऐलान नहीं किया, लेकिन उनकी तकरीर ने अवामी मुज़ाहिमत को वाज़ेह समत दे दी। उन्होंने सिविल नाफरमानी की हिदायत की। मरकज़ी हुकूमत के अहकामात को नज़रअंदाज करने का अमल बढ़ गया। मशरक़ी पाकिस्तान में एक मुतवाज़ी इंतज़ामी हकीकत पैदा होने लगी। हुकूमत इस्लामाबाद में थी, लेकिन ज़मीन पर बहुत से मामलात में अवामी लीग का असर बढ़ रहा था। एक अजीब सूरत हाल तसव्वुर कीजिए। एक मुल्क मौजूद है, उसका सदर मौजूद है, उसकी फ़ौज मौजूद है, उसकी मरकज़ी हुकूमत मौजूद है, लेकिन मुल्क के एक बड़े हिस्से में मरकज़ी हुकूमत के अहकामात मुअस्सिर नहीं रहे। ये सूरत हाल ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकती थी। या तो कोई सियासी समझौता होना था या तसादुम। मुज़ाकरात मार्च के दूसरे हफ्ते में मुज़ाकरात शुरू हुए। जनरल याह्या खान ढाका पहुंचे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी ढाका पहुंचे। शेख मुजीबुर रहमान मुज़ाकरात कर रहे थे। बाहर लाखों लोग मुंतज़िर थे। अंदर पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर बात हो रही थी। क्या एक ऐसा आइन बन सकता था जिसमें अवामी लीग के 6 नुकात को किसी शक्ल में शामिल किया जा सके? क्या मरकज़ के लिए काफ़ी इख्तियारात बाकी रह सकते थे? क्या फ़ौजी एस्टैब्लिशमेंट इस अरेंजमेंट को कबूल करती? क्या भुट्टो और मजीब एक फार्मूला पर मुत्तफ़िक हो सकते थे? ये वो लम्हा था जहां तारीख़ शायद एक मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार कर सकती थी। लेकिन एतमाद कहाँ था? मुज़ाकरात जारी थे, लेकिन साथ ही फ़ौजी नक़्लो हरकत भी बढ़ रही थी। मशरक़ी पाकिस्तान में फ़ौजी दस्तों की तादाद बढ़ रही थी। दूसरी तरफ मुज़ाहिमत भी बढ़ रही थी। दोनों साइड्स एक दूसरे की नीयत पर शक कर रही थीं, और जब सियासी मुज़ाकरात के साथ साथ दोनों फ़रीक ताकत भी जमा कर रहे हों, तो मुज़ाकरात की कामयाबी का इम्कान कम होता जाता है। आखिरी दिन मार्च के तीसरे हफ्ते के आखिर तक सूरत हाल इंतहाई कशीदा थी। शेख मुजीबुर रहमान की तरफ से अवामी दबाव जारी था। मरकज़ी हुकूमत फ़ैसला करने की कोशिश कर रही थी और फ़ौजी क़यादत भी सूरत हाल का जायज़ा ले रही थी। फिर 25 मार्च की रात आई। 25 मार्च रात ढाका, और फिर फ़ौजी कार्रवाई शुरू हुई। ऑपरेशन सर्चलाइट। इस कार्रवाई का मकसद रियासती अथॉरिटी दोबारा कायम करना और बढ़ती हुई अलहदगी पसंद सरगर्मी को ख़त्म करना था। लेकिन इसके नताइज पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे खूनरेज़ और मुतनाज़े तरीन अबवाब में तब्दील हुए। यूनिवर्सिटियों से लेकर सियासी मराकज़ तक, शहरी इलाकों से लेकर मुख्तलिफ इदारों तक फ़ौजी कार्रवाई फैल गई। कत्ल व तशद्दुद की इत्तलात सामने आई।
बढ़ते पैमाने पर लोग अपने घरों से निकलने पर मजबूर हुए। और फिर मुजाहिमत ने एक नई शक्ल इख्तियार की, एक फैसला कुन मोड़। ये वो मकाम था जहां 1970 के इंतखाबात का सियासी बुहरान फौजी तसादुम में तब्दील हो चुका था। अब मुज़ाकरात की जगह गोलियां ले रही थीं और सियासत की जगह जंग आ रही थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब एक और फरीक पूरी कुव्वत से इस दास्तान में दाखिल होने वाला था। भारत। भारत ने पहले ही मशरकी पाकिस्तान की सूरत हाल में गहरी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। पनाह गुज़ीनों की बड़ी तादाद भारत पहुंच रही थी, मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट मिल रहा था, सरहद के दोनों तरफ कशीदगी बढ़ रही थी। और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक सवाल ये था, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दाखिली रहेगा या क्या भारत बराह रास्त जंग में दाखिल होगा? 1970 के इंतखाबात ने एक हकीकत वाज़ेह कर दी थी। अवामी लीग के पास अक्सरियत थी, लेकिन इक़्तिदार मुंतकिल नहीं हुआ। और जब इक़्तिदार का आईनी रास्ता बंद हुआ तो सियासत सड़क पर आ गई। जब सड़क का रास्ता भी बंद हुआ तो मुज़ाहिमत मुसल्लह होने लगी। और जब मुसल्लह मुज़ाहिमत बढ़ी तो सरहद के पार मौजूद भारत के लिए मुदाखलत का दरवाज़ा खुल गया। अब पाकिस्तान के सामने सिर्फ एक सियासी बुहरान नहीं था, एक जंग आने वाली थी। एक तरफ शेख मुजीबुर रहमान, दूसरी तरफ याहिया खान और दरमियान में पाकिस्तान। स्क्रीन पर आखिरी जुमला, जब वोट का फैसला कबूल न हो सके तो तारीख अक्सर बंदूक का रास्ता इख्तियार कर लेती है। बाब पंजुम 25 मार्च। जब सियासत जंग बन गई, मार्च 1971, पाकिस्तान एक ऐसे मकाम पर पहुंच चुका था जहां हर तरफ से एक ही सवाल सुनाई दे रहा था, क्या यह मुल्क एक सियासी समझौते के जरिए बच सकता है या क्या अब ताकत फैसला करेगी? ढाका में मुज़ाकरात जारी थे, सड़कों पर अवामी लीग का असर था, मरकजी हुकूमत की अथॉरिटी तेजी से कम हो रही थी, फौज मौजूद थी और दोनों तरफ एतमाद तकरीबन खत्म हो चुका था। फिर 25 मार्च की रात आई और पाकिस्तान की तारीख ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसके बाद वापसी तकरीबन नामुमकिन हो गई। 25 मार्च से पहले मार्च के पहले हफ्ते में कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी हुआ तो मशरकी पाकिस्तान में शदीद एहतजाज शुरू हो गया। शेख मुजीबुर रहमान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक की क़यादत की। सरकारी इदारों के बहुत से मामलात में मरकजी हुकूमत के अहकामात मुअस्सिर होना कम हो गए। टैक्स और महसूलात के मामलात में भी अवामी लीग की हिदायत का असर बढ़ने लगा। मशरकी पाकिस्तान में एक अजीब सूरत हाल पैदा हो चुकी थी। पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत आईनी तौर पर मौजूद थी, लेकिन ज़मीन पर उसकी अथॉरिटी मुसलसल सुकड़ रही थी। मुज़ाकरात का आखिरी मरहला, जनरल याहिया खान ढाका पहुंचे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी वहां मौजूद थे। शेख मुजीबुर रहमान से मुज़ाकरात हुए। बज़ाहिर एक सियासी हल अभी भी मुमकिन था, लेकिन पर्दे के पीछे सूरत हाल मुख्तलिफ थी। फौजी दस्ते भी मौजूद थे। मजीद फौजी एहलकार मगरबी पाकिस्तान से मशरकी पाकिस्तान पहुंच रहे थे। दूसरी तरफ अवामी मुज़ाहिमत बढ़ रही थी। हरीफ को खदशा था कि दूसरा फरीक वक्त हासिल कर रहा है, और ऐसे माहौल में मुज़ाकरात सिर्फ अल्फाज नहीं रहते, वो एतमाद का इम्तिहान बन जाते हैं। असल इख्तिलाफ मुज़ाकरात का बुनियादी मसला आईनी ढांचा था। अवामी लीग अपने 6 नुकात को बुनियादी सियासी मैंडेट समझती थी। इसके मुताबिक सूबों को इंतहाई वसी इख्तियारात हासिल होने थे, मरकज़ के इख्तियारात महदूद रहने थे, माली और माशी मामलात में सूबों को ज़्यादा इख्तियार मिलना था। मशरकी पाकिस्तान के लिए ये मुतालिबात सियासी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत थे, लेकिन मरकज़ी इक़्तिदार के नुक्ता नज़र से सवाल मुख्तलिफ था। अगर मरकज़ के पास दिफा, खारजा पॉलिसी और चंद महदूद इख्तियारात के अलावा कुछ न रहे, तो क्या पाकिस्तान वाकई एक मुअस्सिर फेडरेशन रह सकेगा? ये इख्तिलाफ सिर्फ आइन का नहीं था, ये एतमाद का था, और एतमाद ख़त्म हो जाए तो एक ही तजवीज़ किसी के लिए आज़ादी का रास्ता होती है और दूसरे के लिए रियासत के खात्मे का खतरा। फौजी तैयारी मार्च के दौरान मशरकी पाकिस्तान में फौजी मौजूदगी बढ़ रही थी। कमीशन ने बाद में इन वाक़यात का जायज़ा लेते हुए फौजी डिप्लॉयमेंट, कमांड स्ट्रक्चर और 25 मार्च की कार्रवाई समेत मुख्तलिफ उमूर की तहकीकात की। लेकिन उस वक्त ढाका के आम शहरियों के लिए आने वाली रात का अंदाज़ा लगाना आसान नहीं था। शहर में सियासी कशीदगी थी, एहतजाज था, खौफ था, लेकिन बहुत से लोगों के लिए शायद ये तसव्वुर करना मुश्किल था कि चंद घंटों में शहर का मंजर बदल जाएगा। 25 मार्च की रात गहरी हो चुकी थी।
और फिर फौजी कार्रवाई शुरू हुई। बाद में इस कार्रवाई को ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से जाना गया। इसका बुनियादी मकसद मशरक़ी पाकिस्तान में रियासती अथॉरिटी दोबारा कायम करना, सियासी मुज़ाहिमत को तोड़ना और उन अनासिर को निशाना बनाना था जिन्हें रियासत बगावत का हिस्सा समझ रही थी। लेकिन कार्रवाई सिर्फ सियासी मराकज़ तक महदूद न रही। ढाका के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ौजी कार्रवाइयाँ हुईं। अहम इदारे, मवासलाती मराकज़, पुलिस और नीम फ़ौजी दस्ते और तालीमी इदारे भी इस तसादुम की जद में आए। ढाका यूनिवर्सिटी इस रात और इसके बाद के दिनों में होने वाले वाक़यात की एक अहम अलामत बन गई। वहाँ तलबा और सियासी सरगर्मी पहले ही शदीद थी। फ़ौजी कार्रवाई के दौरान यूनिवर्सिटी के इलाके में भी शदीद तशद्दुद हुआ। तलबा और दीगर अफराद मारे गए। ये वाक़यात बाद में हमूदुर रहमान कमीशन के सामने भी ज़ेर बहस आए। लेकिन यहाँ एक बुनियादी उसूल ज़रूरी है। हम हर बात के दावे को खुदकार तौर पर कमीशन का साबित शुदा फाइंडिंग नहीं कहेंगे। कमीशन ने मुख्तलिफ अफराद के बयानात, फ़ौजी रिकॉर्ड्स और दूसरे शवाहिद का जायज़ा लिया। इसने जहाँ जिम्मेदारी या मिसकंडक्ट पर ऑब्जर्वेशंस दिए वो अलग चीज़ है, और किसी फ़र्द का इल्ज़ाम या टेस्टिमोनी अलग। तारीख़ को दुरुस्त रखने के लिए दोनों में फ़र्क ज़रूरी है। रेडियो की आवाज़ 25 मार्च की रात के वाक़यात के साथ ही सियासी क़यादत के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हुई। शेख मुजीबुर रहमान गिरफ्तार किए गए। लेकिन इस दौरान एक और चीज़ हो चुकी थी। आज़ादी का ऐलान नशर होने की इत्तलात सामने आईं। मशरक़ी पाकिस्तान में मुज़ाहिमत अब सिर्फ सियासी नाफरमानी नहीं रही थी, ये आर्म्ड रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रही थी। और यही वो लम्हा था जब रियासती अथॉरिटी और बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट के दरमियान आखिरी सियासी पुल तकरीबन टूट गया। मुज़ाहिमत, फ़ौजी कार्रवाई के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत फैलने लगी। मुक्ति बाहिनी वजूद में आई। इसमें मुख्तलिफ गिरोहों और अफराद ने हिस्सा लिया। कुछ साबिक फ़ौजी और सिक्योरिटी पर्सोनेल भी इसमें शामिल हुए। तलबा और आम शहरी भी मुज़ाहिमत का हिस्सा बने। वक्त के साथ ये एक मुनज़्ज़म गुरिल्ला रेजिस्टेंस में तब्दील होने लगी। और फिर ये मुज़ाहिमत पाकिस्तान के अंदरूनी मसले से निकलकर बैनुल-अक़वामी मसला बन गई। भारत का किरदार। भारत के लिए मशरक़ी पाकिस्तान का बुहरान सिर्फ पाकिस्तान का दाखिली मामला नहीं था। लाखों मुहाजिरीन भारतीय सरहद उबूर कर रहे थे। भारत में सियासी और अवामी दबाव बढ़ रहा था, और भारतीय हुकूमत ने बंगाली मुज़ाहिमत को मुख्तलिफ अंदाज में मदद देना शुरू की। तरबियत, पनाह, साजो सामान और बाद में फ़ौजी ताउन। यहाँ से सूरत हाल मज़ीद ख़तरनाक हो गई, क्योंकि अब पाकिस्तान के मशरक़ी हिस्से में एक ऐसी मुज़ाहिमत पैदा हो चुकी थी जिसे सरहद के पार से मदद मिल रही थी। एक इंसानी बुहरान। 1971 के दौरान मशरक़ी पाकिस्तान से बड़ी तादाद में लोग भारत चले गए। उनमें बंगाली भी थे और गैर बंगाली भी। लोग जंग से बचने के लिए अपने घर छोड़ रहे थे। मुख्तलिफ ज़राए में मुहाजिरीन की तादाद के बारे में मुख्तलिफ आदाद मिलते हैं, लेकिन इस बात पर तारीख़ी इत्तिफ़ाक़ है कि ये एक बहुत बड़ा इंसानी बुहरान था। इस माइग्रेशन ने भारत पर शदीद माशी और सियासी दबाव पैदा किया, और भारतीय हुकूमत के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सख्त पोजीशन इख्तियार करने की एक अहम वजह भी बन गया। सिर्फ एक तरफ की कहानी नहीं, यहाँ रुकना ज़रूरी है, क्योंकि 1971 को अगर सिर्फ एक फ़रीक़ की तकलीफ़ के ज़रिए बयान किया जाए तो तस्वीर नामुकम्मल रह जाएगी। मशरक़ी पाकिस्तान में बंगाली शहरियों के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाइयों और ज़ियादतियों के इल्ज़ामात सामने आए, लेकिन इसी दौरान गैर बंगाली शहरियों, मग़रबी पाकिस्तानी ख़ानदानों और पाकिस्तानी फ़ौज से वाबस्ता अफराद के ख़िलाफ़ भी कत्ल और तशद्दुद के वाक़यात हुए। मुख्तलिफ गिरोहों ने मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ नौइयत के जराइम किए। हमूदुर रहमान कमीशन ने इनमें से मुतअद्दिद वाक़यात की भी तहक़ीक़ात की। ये डिस्टिंक्शन बहुत अहम है। किसी एक फ़रीक़ के ख़िलाफ़ होने वाला जुर्म दूसरे फ़रीक़ के जुर्म को जायज़ नहीं बनाता, और यही एक हिस्टोरिकल इंक्वायरी का बुनियादी मकसद है। किसने क्या किया, न कि किसका जुर्म ज़्यादा काबिल कबूल था। फ़ौज के सामने चैलेंज। अब पाकिस्तानी फ़ौज के सामने एक बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। एक तरफ अंदरूनी मुज़ाहिमत, दूसरी तरफ भारतीय सरहद और पूरा मशरक़ी पाकिस्तान, मग़रबी पाकिस्तान से हज़ारों मील दूर। फ़ौज को एक ऐसे इलाके में रियासती अथॉरिटी बरकरार रखनी थी जहां मकामी आबादी के बड़े हिस्से का सियासी एतमाद पहले ही ख़त्म हो चुका था। ये सिर्फ मिलिट्री प्रॉब्लम नहीं थी, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी थी। और जब सियासी लेजिटिमेसी कम हो जाए तो फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हमूदुर रहमान कमीशन का अहम सवाल,
सालों बाद जब कमीशन ने उन वाकयात का जायजा लिया तो उसके सामने एक बुनियादी सवाल था। क्या 25 मार्च की फौजी कार्रवाई से पहले सियासी हल अभी भी मुमकिन था? और अगर मुमकिन था तो क्या उसे आजमाने के लिए काफी कोशिश की गई? दूसरा सवाल, क्या फौजी कार्रवाई के दौरान प्रोफेशनल मिलिट्री डिसिप्लिन बरकरार रखा गया? और तीसरा, क्या कमांड ने अपने मातहत एहलकारों के एक्शंस पर मुनासिब कंट्रोल रखा? ये सवालात बाद में कमीशन की रिपोर्ट के सबसे हसास हिस्सों में शामिल हुए। एक और मोर मार्च खत्म हुआ, अप्रैल आया, और अब पाकिस्तान एक ऐसी जंग में दाखिल हो चुका था जिसके 3 डायमेंशंस थे: अंदरूनी बगावत, सियासी तसादुम और बढ़ती हुई भारतीय मुदाखलत। लेकिन यह सिर्फ आगाज था, क्योंकि आने वाले महीनों में भारत और मिक्ती बाहिनी के दरमियान ताउन बढ़ना था। पाकिस्तानी फौज को एक ऐसे महाज का दिफा करना था जो जोग्राफियाई तौर पर तकरीबन मुकम्मल तौर पर दुश्मन से घिरा हुआ था, और उसके साथ साथ उसे मकामी आबादी के एक बड़े हिस्से के खिलाफ भी सिक्योरिटी ऑपरेशंस जारी रखनी थी। सवाल अब बदल चुका था। मार्च से पहले सवाल था, क्या पाकिस्तान सियासी तौर पर मुत्तहिद रह सकता है? मार्च के बाद सवाल बन गया, क्या पाकिस्तान फौजी ताकत के जरिए मशरकी पाकिस्तान को अपने साथ रख सकता है? और शायद इससे भी अहम सवाल, अगर फौजी ताकत नाकाम हुई तो फिर क्या होगा? एक तरफ पाकिस्तानी फौज, अंदर से मुजाहिमत, सरहद के पार भारत, और दरमियान में करोड़ों आम इंसान जिनके लिए ये कोई जियोपॉलिटिकल चेस गेम नहीं था, ये उनकी जिंदगी थी, उनके घर थे, उनके खानदान थे, उनका मुस्तकबिल था, और अब वो मुस्तकबिल जंग के हाथ में था। 25 मार्च ने एक सियासी बुहरान को जंग में बदल दिया था, लेकिन जंग अभी अपने आखिरी मरहले तक नहीं पहुंची थी। आने वाले महीनों में मिक्ती बाहिनी मजीद मुनज़्ज़म होगी, भारत मजीद बराह रास्त मुदाखलत करेगा, पाकिस्तानी फौज अपनी पोजीशन मजबूत रखने की कोशिश करेगी, और मशरकी पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता हम एक ऐसे मैदान में तब्दील हो जाएगा जहां आखिरकार फैसला सिर्फ सियासत नहीं, फौजी ताकत करेगी। 25 मार्च को गोलियां चलें, लेकिन जंग अभी शुरू हुई थी, जारी है। बाप शिशुम, मक्ती बाहिनी, भारत और 9 माह की जंग। मार्च 1971 में जब ढाका में फौजी कार्रवाई शुरू हुई तो शायद इस्लामाबाद में कुछ लोगों को उम्मीद थी कि ताकत के इस्तेमाल से चंद हफ्तों में नज़्म व नस्क दोबारा कायम हो जाएगा, लेकिन तारीख ने मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार किया। 25 मार्च के बाद बुहरान ख़त्म नहीं हुआ, वो फैल गया। एक सियासी तहरीक मुसल्लह मुजाहिमत में बदलने लगी, और उस मुजाहिमत को सरहद के दूसरी तरफ से एक ताकतवर पड़ोसी की हिमायत मिलने लगी। अब मशरकी पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तानी रियासत और उसके मुखालिफिन का मसला नहीं था, अब भारत भी इस कहानी का एक मरकजी किरदार बन चुका था। मक्ती बाहिनी कैसे वजूद में आई? मुक्ती बाहिनी यानी आज़ादी की फौज किसी एक दिन में वजूद में नहीं आई। उसके मुख्तलिफ अनासिर में साबिक फौजी, पुलिस और नीम फौजी एहलकार, तलबा, सियासी कारकुन और आम रजाकार शामिल होते गए। कुछ लोग पहले ही मुजाहिमत के लिए तैयार थे, कुछ 25 मार्च के बाद फौजी कार्रवाइयों के नतीजे में इस तरफ गए, और कुछ के लिए ये अपने इलाके और सियासी मुस्तकबिल के दिफा की जंग थी। रफ्ता रफ्ता ये मुंतशिर मुजाहिमत एक ज़्यादा मुनज़्ज़म आर्म्ड मूवमेंट में तब्दील होने लगी। बंगाली फौजी एहलकार, पाकिस्तानी फौज में बंगाली एहलकार भी मौजूद थे, लेकिन मार्च के वाक़यात के बाद फौज के अंदर भी बगावत और वफादारी का सवाल पैदा हुआ। कुछ बंगाली फौजी पाकिस्तानी फौज से अलग हो गए, कुछ ने मुजाहिमत का साथ दिया और कुछ ने अपनी यूनिट्स के साथ रहने का फैसला किया। ये सूरत हाल पाकिस्तानी फौज के लिए इंतहाई पेचीदा थी, क्योंकि अब सवाल सिर्फ दुश्मन के खिलाफ लड़ने का नहीं था, फौज के अंदर भी लॉयल्टी का सवाल पैदा हो चुका था। भारत सरहद के पार, और फिर भारत ने उस बुहरान को एक मौका और एक खतरे दोनों के तौर पर देखा। एक तरफ लाखों पनाह गुज़ीन भारत पहुंच रहे थे, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ भारत के ताल्लुकात पहले ही कशीदा थे, और तीसरी तरफ एक ऐसी बंगाली सियासी तहरीक मौजूद थी जो पाकिस्तान से अलग होने की तरफ बढ़ रही थी। भारतीय हुकूमत ने उस तहरीक को मुख्तलिफ तरीकों से मदद फराहम करना शुरू की। मुक्ती बाहिनी के अरकान को तरबियत दी गई, सरहदी इलाकों में कैंपस कायम हुए, हथियार और दीगर इमदाद फराहम की गई, और भारतीय फौज के अनासिर ने भी इस प्रिपरेशन में किरदार अदा किया।
अब मशरक़ी पाकिस्तान में जंग एक मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर रही थी। गेरिला वॉर। मक्ती बाहिनी ने रिवायती फौज की तरह मैदान में खड़े होकर जंग लड़ने के बजाय गेरिला टैक्टिक्स इस्तेमाल करना शुरू किए। छोटे गिरोह, अचानक हमले, मवासलाती निज़ाम को नुकसान पहुंचाना, पुलों और ट्रांसपोर्ट रूट्स पर हमले और पाकिस्तानी फौज को मुसलसल दबाव में रखना। मकसद सिर्फ फौजी नुकसान पहुंचाना नहीं था, मकसद ये भी था कि पाकिस्तानी रियासत के लिए पूरे मशरक़ी पाकिस्तान को कंट्रोल करना मुश्किल बना दिया जाए। पाकिस्तानी फौज का जवाब। पाकिस्तानी फौज ने उन कार्रवाइयों का जवाब बड़े पैमाने पर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस से दिया। शहरों में फौजी मौजूदगी बढ़ाई गई, देही इलाकों में ऑपरेशंस हुए, मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया और कई इलाकों में फौजी और नीम फौजी कार्रवाइयां की गईं। लेकिन यहां एक बुनियादी मसला पैदा हुआ। जब रियासत किसी ऐसी आबादी के दरमियान जंग लड़ रही हो जहां उसके खिलाफ मुजाहिमत मौजूद हो, तो हर कार्रवाई का सियासी असर भी होता है। एक मुश्तबा शख्स की गिरफ्तारी किसी खानदान को रियासत से मजीद दूर कर सकती थी। एक गलत कार्रवाई मजीद लोगों को मुजाहिमत की तरफ धकेल सकती थी, और अगर किसी जगह ज्यादती होती तो वो पूरी तहरीक के लिए प्रोपेगेंडा बन सकती थी। यही वजह थी कि काउंटर इंसर्जेंसी सिर्फ फौजी डिसिप्लिन का नहीं, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का भी इम्तिहान था। तशद्दुद का दूसरा रुख। यहां एक बार फिर तारीख को यकतरफा बनाने से बचना जरूरी है। मक्ती बाहिनी और दूसरे मुसल्लह अनासिर की तरफ से भी कत्ल, अगवा और दूसरे जराइम के वाक़यात रिपोर्ट हुए। खासतौर पर गैर बंगाली आबादी के खिलाफ तशद्दुद ने खौफ पैदा किया। कई खानदान अपने घरों से निकलने पर मजबूर हुए। कुछ इलाकों में पाकिस्तानी फौज या उससे वाबस्ता अफराद और उनके खानदान भी निशाना बने। ये सब कुछ जंग के अखलाकी पहलू को मजीद पेचीदा बनाता है, और यही वजह है कि हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को सिर्फ एक फौज के खिलाफ इंडाइटमेंट समझना भी दुरुस्त नहीं। कमीशन ने मुख्तलिफ फरीकों के किरदार और मुख्तलिफ नौइयत के वाक़यात को एग्जामिन किया, लेकिन चूंकि कमीशन पाकिस्तान की अपनी शिकस्त की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसका बुनियादी सवाल ये भी था कि पाकिस्तानी रियासत और उसकी फौज ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किस तरह किया। मुहाजिरीन। अब एक और इंसानी बुहरान पैदा हो चुका था। लोग बड़ी तादाद में मशरक़ी पाकिस्तान छोड़कर भारत जा रहे थे। घर, जमीनें, कारोबार, जिंदगियां, सब कुछ पीछे रह रहा था। भारत पर इसका बड़ा बोझ पड़ा। खुराक, रिहाइश, सेहत, इंतजाम और सबसे बढ़कर सियासी दबाव। भारतीय हुकूमत ने दुंदों के सामने इस बुहरान को पाकिस्तान के खिलाफ एक अहम आर्ग्यूमेंट के तौर पर पेश किया। आलमी दुनिया पाकिस्तान का ख्याल था कि यह एक दाखिली मसला है। भारत इसे एक इंसानी और इलाकाई बुहरान के तौर पर पेश कर रहा था। बंगाली क़यादत इसे आज़ादी की जंग करार दे रही थी। दुनिया की मुख्तलिफ ताकतें अपने अपने मफादात देख रही थीं, और इसी दौरान सर्द जंग की आलमी सियासत भी पस मंज़र में मौजूद थी। अमरीका, सोवियत यूनियन, चीन, भारत, पाकिस्तान, सबके अपने स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस थे। यानी 1971 की जंग अब सिर्फ जनूबी एशिया का मामला नहीं रही थी। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक मसला, मशरक़ी पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन, पाकिस्तान के लिए बुनियादी मसला थी। मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान के दरमियान भारतीय इलाका था, इसलिए मगरब से मशरक़ की तरफ ज़मीनी रीइंफोर्समेंट मुमकिन नहीं थी। पाकिस्तानी फ़ौज को समुंदर और हवा के ज़रिए महदूद ज़राए से मदद पहुंच सकती थी। इसके मुकाबले में भारत मशरक़ी पाकिस्तान के तकरीबन 3 अतराफ मौजूद था, और उसकी अपनी फ़ौज मशरक़ी सरहद के करीब बड़ी तादाद में मौजूद थी। ये एक एसिमेट्रिक सिचुएशन थी। मगर पाकिस्तानी फ़ौज ने दिफा क्यों जारी रखा? ये सवाल अहम है। अगर सूरत हाल इतनी मुश्किल थी तो पाकिस्तानी फ़ौज ने हथियार क्यों नहीं डाले? जवाब था, हुकूमत और फ़ौज के लिए मशरक़ी पाकिस्तान का दिफा सिर्फ एक फ़ौजी असाइनमेंट नहीं था, यह पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का सवाल था। अगर फ़ौज वहां से दस्तबरदार हो जाती तो मशरक़ी पाकिस्तान का अलग होना तकरीबन यकीनी हो जाता। इसलिए कमांड ने दिफा जारी रखा। मशरक़ी पाकिस्तान को डिफेंड करने का मंसूबा पाकिस्तानी फ़ौज ने मुख्तलिफ अहम शहरों और इलाकों में डिफेंसिव पोजीशंस कायम की। पर अहम मवासलाती रास्तों की हिफाजत की गई। शहरी मराकज़ में फ़ौज मौजूद रही। मकसद ये था कि अगर भारत बराह रास्त जंग में दाखिल हो तो पाकिस्तानी फ़ौज अहम इलाकों को डिफेंड करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हासिल करे। लेकिन यहाँ एक बुनियादी मसला था।
क्या तमाम अहम शहरों को बैक वक्त डिफेंड किया जा सकता था? फौजी वसाइल महदूद थे, इलाका बहुत बड़ा था और दुश्मन की तादाद ज्यादा। ये सवाल बाद में हमूदुर रहमान कमीशन की फौजी इन्वेस्टिगेशन का अहम हिस्सा बन गया। नवंबर 1971 नवंबर तक हालात मजीद खराब हो चुके थे। मुक्ति बाहिनी की कार्रवाइयां बढ़ रही थीं। भारतीय फौज भी सरहद पर ज्यादा नुमायां हो रही थी। पाकिस्तानी फौज को अंदाजा था कि किसी वक्त भारत बराह रास्त जंग में दाखिल हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद मशरकी पाकिस्तान में डिफेंसिव पोजीशंस बिखरी हुई थीं और मरकजी कमान के सामने एक बड़ा मसला था। अगर भारत हमला करे तो फौज कहां फैसला कुन जंग लड़े? सरहद पर, अहम शहरों पर, या आखिरकार ढाका के गिर्द? दिसंबर करीब आ रहा था। दिसंबर के आगाज में एक और फैसला कुन तब्दीली आई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग अब नागुजीर होती जा रही थी। फिर 3 दिसंबर 1971 मगरबी महाज पर पाकिस्तान ने भारतीय एयरफील्ड्स पर फजाई हमले किए। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खुली जंग का आगाज किया। अब जो कुछ महीनों से मशरकी पाकिस्तान में हो रहा था वो एक मुकम्मल बैन और रियासती जंग बन गया। अब जंग के 2 महाज थे। मगरिब में पाकिस्तान और भारत की अफवाज आमने सामने थी। मशरक में पाकिस्तानी फौज तकरीबन मुकम्मल तौर पर घिरी हुई थी और उसके सामने सिर्फ भारतीय फौज नहीं थी, मुक्ति बाहिनी भी मौजूद थी। यही वो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन थी जिसमें पाकिस्तानी मशरकी कमांड को जंग लड़नी थी। भारत की रफ्तार मशरकी पाकिस्तान में भारतीय फौज ने मुख्तलिफ डायरेक्शन से पेशकदमी की, शुमाल, मशरक, मगरिब और जुनूब। मकसद सिर्फ सरहदी इलाकों पर कब्जा करना नहीं था, असल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था। 15 दिसंबर। अब सवाल ये नहीं था कि ढाका बचेगा या नहीं, सवाल था कितने वक्त तक। पाकिस्तानी फौज के पास लिमिटेड एम्यूनिशन और महदूद रीइंफोर्समेंट थी। भारतीय फौज ने सरेंडर के लिए दबाव बढ़ाया, लेकिन आखिरी फैसला अभी बाकी था। क्या लड़ाई जारी रखी जाए? क्या ढाका को स्ट्रीट बाय स्ट्रीट डिफेंड किया जाए या हथियार डाल दिए जाएं? ये फैसला अगले दिन तारीख का हिस्सा बनने वाला था। 16 दिसंबर सुबह, ढाका, पाकिस्तानी मशरकी कमांड। और फिर वो लम्हा आया जिसकी तरफ 9 माह की पूरी दास्तान बढ़ रही थी। पाकिस्तानी फौज ने हथियार डाल दिए। मशरकी पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया और एक नई रियासत, बांग्लादेश, वजूद में आ गई। लेकिन अब असल सवाल दोबारा सामने आया। ये शिकस्त सिर्फ बैटलफील्ड पर क्यों हुई? क्या फौजी मंसूबाबंदी नाकाम हुई? क्या सियासी क़यादत नाकाम हुई? क्या कमांड स्ट्रक्चर नाकाम हुआ? क्या प्रोफेशनल डिसिप्लिन टूट गया? क्या बाज़ ऑफिसर्स ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की? और क्या 25 मार्च के बाद किए गए फैसलों ने सियासी बुहरान को ऐसी जंग में बदल दिया जिसे आखिरकार जीतना मुमकिन नहीं रहा? यही वो सवालात हैं जिनके जवाब के लिए हमूदुर रहमान कमीशन बनाया गया था। इख्तिताम। 1947 में पाकिस्तान 2 बाजुओं के साथ पैदा हुआ। 1971 में एक बाजू अलग हो गया। दरमियान के 24 बरस में ज़बान का मसला था, सियासी इक़्तिदार का मसला था, माशी शिकायत थीं, खुद मुख्तारी के मुतालिबात थे, मार्शल लॉ था, इंतखाबात थे, इक़्तिदार की मुंतकली का बुहरान था और फिर जंग। लेकिन अब हमें जंग के बाद की तरफ जाना है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए 16 दिसंबर सिर्फ शिकस्त नहीं थी, ये अकाउंटेबिलिटी का आगाज भी था। एक खाली मेज। जब मुल्क शिकस्त खा गया तो सवाल ये नहीं था कि शिकस्त हुई क्यों, सवाल ये था कि इस शिकस्त का जिम्मेदार कौन था। बाब हफ्तुम, शिकस्त के बाद हमूदुर रहमान कमीशन क्यों बनाया गया? ढाका में पाकिस्तानी मशरकी कमांड ने हथियार डाल दिए। एक मुल्क टूट चुका था। 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी और मुतल्लिका अहलकार जंगी कैदी बन चुके थे और पाकिस्तान में एक सवाल हर तरफ मौजूद था, ये सब हुआ कैसे? क्या शिकस्त सिर्फ दुश्मन की फौजी बर्तरी का नतीजा थी? क्या भारत की मुदाखलत फैसला कुन थी? क्या मुक्ति बाहिनी की मुजाहिमत ने पाकिस्तानी फौज को अंदर से कमजोर कर दिया था? या असल शिकस्त इससे बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, सियासी सतह पर, इंतजामी सतह पर और खुद फौज की क़यादत के अंदर? ये वो सवाल था जिसके जवाब के लिए हमूदुर रहमान कमीशन कायम किया गया। 26 दिसंबर 1971। जंग खत्म हुए अभी सिर्फ 10 दिन गुजरे थे।
सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक वॉर इंक्वायरी कमीशन कायम किया। इसकी सरबराही पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जस्टिस हमूदुर रहमान को दी गई। कमीशन का मकसद महज ये मालूम करना नहीं था कि जंग में कौन हारा। इसे ये जांचना था कि मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज ने हथियार क्यों डाले और वो हालात कैसे पैदा हुए जिन्होंने इस अंजाम तक पहुंचाया। बाद में जब कमीशन ने अपना काम शुरू किया तो उसके सामने एक बहुत वसी सवालनामा था। सियासी फैसले, इंतज़ामी नाकामियां, फ़ौजी मनसूबाबंदी, कमांड, नज़्म ज़ब्त और मशरक़ी पाकिस्तान में होने वाले संगीन इल्ज़ामात। कमीशन कौन था? कमीशन की सरबराही जस्टिस हमूदुर रहमान ने की। उनके साथ आला अदलिया के दीगर जज शामिल थे, जबकि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अल्ताफ़ कादिर को फ़ौजी मुशीर मुकर्रर किया गया। यह अहम था क्योंकि तहकीकात सिर्फ सियासी या अदालती नौइयत की नहीं थीं। इसमें मिलिट्री ऑपरेशंस, कमांड डिसीजंस और फ़ौजी जिम्मेदारियों को भी समझना था। पहला मरहला, कमीशन ने 1972 में कार्रवाई शुरू की, लेकिन यहां एक मसला फौरन सामने आ गया। मशरक़ी पाकिस्तान की शिकस्त के असल अहम फ़ौजी किरदार पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। वो भारत की क़ैद में थे। जनरल ए के नियाज़ी, मशरक़ी कमांड के दूसरे आला अफसरान और कई अहम फ़ौजी शख्सियात अब भी जंगी कैदी थे। इसलिए कमीशन ने इब्तिदाई तौर पर जो मालूमात हासिल कीं वो मुकम्मल नहीं थीं। 1972 की रिपोर्ट कमीशन ने अपना इब्तिदाई या मेन रिपोर्ट जुलाई 1972 में पेश किया, लेकिन इस रिपोर्ट के एक इंतहाई अहम पहलू को समझना ज़रूरी है। कमीशन ने खुद तस्लीम किया कि मशरक़ी पाकिस्तान में सरेंडर के हालात से मुताल्लिक़ इसके नताइज अभी प्रोविजनल थे। क्यों? क्योंकि वो उन अहम अफसरान का मुकम्मल बयान नहीं ले सका था जो जंग के वक्त मशरक़ी कमांड में आला ओहदों पर थे। कमीशन ने सिफारिश की कि जब ये अफसरान भारत से वापस आएं तो इस मामले पर दोबारा मुकम्मल तहकीकात की जाएं। यानी 1972 की रिपोर्ट आखिरी बाब नहीं थी, असल तफसीली तहकीकात अभी बाकी थीं। फिर इंतज़ार शुरू हुआ। जंगी कैदी भारत में थे, पाकिस्तान उनकी वापसी का मुंतज़िर था और कमीशन अपनी मुकम्मल तहकीकात के लिए उन अहम गवाहों का मुंतज़िर था। बिलाखिर जंगी कैदी और सिविल इंटरनीज वापस पाकिस्तान पहुंचे। अब वो लोग मौजूद थे जो मार्च से दिसंबर 1971 तक मशरक़ी पाकिस्तान की आला सतही डिसीजन मेकिंग में बराह रास्त शामिल रहे थे, और अब कमीशन उन्हें सवालात के सामने बिठाने वाला था। 1974 तहकीकात दोबारा शुरू। मई 1974 में हुकूमत पाकिस्तान ने कमीशन को दोबारा काम मुकम्मल करने का हुक्म दिया। इस बार मैंडेट वाज़ेह था, मशरक़ी पाकिस्तान में सरेंडर के हालात की मुकम्मल तहकीकात। कमीशन ने अवाम से भी मालूमात तलब की, ख़ास तौर पर उन लोगों से जो मशरक़ी पाकिस्तान में मौजूद रहे थे या जंगी कैदी बने थे। फ़ौज, सिविल सर्विस, पुलिस और दूसरे मुतल्लिक़ा अफराद। उन्हें कहा गया कि जो मालूमात सरेंडर की वजूहात से मुताल्लिक़ हों वो कमीशन को फराहम करें। अब बड़े नाम सामने आए। इस बार कमीशन के सामने वो लोग भी थे जिनके फैसले जंग के दौरान इंतहाई अहम थे। मशरक़ी कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाज़ी, मेजर जनरल राव फरमान अली, दूसरे डिवीज़न कमांडर्स, आला बहरी अफसरान, फ़ज़ाइया के अफसरान, सिविल इंतज़ामिया के अहलकार, पुलिस अफसरान और दूसरे अहम गवाह। कमीशन ने अपनी सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स में दर्जनों अफराद के बयानात कलमबंद किए। इस रिकॉर्ड में नियाज़ी समेत आला फ़ौजी और सिविल अफसरान शामिल थे। ये अब सिर्फ तारीख लिखने की एक्सरसाइज नहीं रही थी, ये जवाबदेही की तहकीकात बन चुकी थी। जनरल नियाज़ी और अब एक ऐसा शख्स कमीशन के सामने था जिसका नाम 16 दिसंबर के साथ हमेशा के लिए जुड़ चुका था। लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाज़ी, मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज के आखिरी कमांडर। उनके पास आखिरी फैसला कुन दिनों में फ़ौजी इख्तियार था और अब कमीशन उनसे पूछने वाला था, आपने क्या किया? कौन से अहकामात दिए? कौन सी इत्तलात आप तक पहुंचती रहीं? आपको भारतीय फ़ौज की पेशकदमी का कितना अंदाज़ा था? और सबसे अहम, आपने 16 दिसंबर को सरेंडर क्यों किया? सिर्फ नियाज़ी नहीं, यहां एक बहुत अहम बात समझनी ज़रूरी है। कमीशन ने शिकस्त की जिम्मेदारी सिर्फ एक शख्स पर डालने के लिए तहकीकात नहीं की। उसने कमांड हायरार्की को देखा। सदर याहिया खान, मरकज़ी फ़ौजी क़यादत, मशरक़ी कमांड, डिविजनल कमांडर्स, सिविल इंतज़ामिया,
और वो सियासी फैसले जिन्होंने फौज को इस सूरत हाल तक पहुंचाया। यानी सवाल ये था, क्या शिकस्त किसी एक अफसर की गलती थी या पूरे निज़ाम में नाकामियों का एक सिलसिला पैदा हो चुका था? रिपोर्ट ने एक और दरवाज़ा खोला, लेकिन जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ीं, एक और इंतहाई हसास मौजू सामने आया। मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज के कंडक्ट के बारे में संगीन इल्ज़ामात, कत्ल, तशद्दुद, लूटमार, जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ामात और शहरियों के साथ बदसलूकी। ये ऐसे इल्ज़ामात थे जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। कमीशन ने उन मामलात को भी एग्जामिन किया, लेकिन इसके लिए एक बुनियादी कानूनी और तारीख़ी उसूल ज़रूरी था। इल्ज़ाम और साबितशुदा वाक़या एक चीज़ नहीं होते। कमीशन ने मुख्तलिफ गवाहियों और मवाद की बुनियाद पर उन मामलात का जायज़ा लिया और बाद में अपनी सप्लीमेंट्री रिपोर्ट में फ़ौजी डिसिप्लिन और बाज़ अफसरान के कंडक्ट पर सख्त इन्वेस्टिगेशंस पेश की। शिकस्त की असल वजह? अब हम इस कहानी के सबसे अहम हिस्से में दाखिल हो रहे थे। कमीशन के सामने शिकस्त की कई मुमकिना वजूहात थीं। 1. सियासी क़यादत की नाकामी। 2. मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी एतमाद का खात्मा। 3. फ़ौजी हुकूमत का सियासी मसले को सियासी तौर पर हल न कर पाना। 4. काउंटर इंसर्जेंसी में फ़ौज का तवील अरसे तक उलझ जाना। 5. भारत के खिलाफ आने वाली जंग के लिए नाक़िस स्ट्रेटेजिक पोजीशन। 6. आला फ़ौजी क़यादत के फ़ैसले। 7. बाज़ अफसरान की प्रोफेशनल नेग्लिजेंस और डिसिप्लिन के मसाइल। और कमीशन के लिए सबसे मुश्किल सवाल, क्या 16 दिसंबर की शिकस्त नागुज़ीर थी या क्या इससे पहले ऐसे मौक़े मौजूद थे जहां मुख्तलिफ फ़ैसलों से नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था? एक हैरानकुन ऑब्जर्वेशन कमीशन की सप्लीमेंट्री फाइंडिंग्स में सियासी और फ़ौजी फ़ैसलों के बाहमी ताल्लुक़ पर सख्त तनक़ीद सामने आती है। इसके मुताबिक 25 मार्च के बाद सियासी सेटलमेंट न हो पाने ने मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी हिमायत मज़ीद ख़त्म की और इसके नतीजे में पाकिस्तानी फ़ौज को एक ऐसे माहौल में तवील काउंटर इंसर्जेंसी फ़ाइट लड़ना पड़ी जहां उसके लिए सियासी हिमायत बहुत कम रह गई थी। साथ ही फ़ौज को सरहदों पर भी डिप्लॉय करना पड़ा, यानी फ़ौज एक ऐसी जंग लड़ रही थी जिसमें अंदर भी दुश्मन था और बाहर भी। कमीशन ने इस सूरत हाल को पाकिस्तानी फ़ौज के लिए इंतहाई नामुवाफ़िक़ करार दिया। अब कहानी सिर्फ जंग की नहीं रही। हमूदुर रहमान कमीशन की सबसे बड़ी अहमियत शायद यही थी, उसने सवाल को बदल दिया। सवाल अब ये नहीं था भारत ने पाकिस्तान को कैसे शिकस्त दी, बल्कि पाकिस्तान खुद इस मकाम तक कैसे पहुंचा जहां भारत की मुदाखलत फैसला कुन बन गई। ये फ़र्क बहुत बड़ा है, क्योंकि पहली सूरत में शिकस्त का जिम्मेदार सिर्फ बैरूनी दुश्मन है, लेकिन दूसरी सूरत में रियासत को अपने अंदर देखना पड़ता है, अपने फैसले, अपनी गलतियां, अपनी क़यादत, अपना निज़ाम। एक बंद फाइल कमीशन ने अपनी तहकीकात मुकम्मल की, रिपोर्ट तैयार हुई, लेकिन ये आम आवाम के सामने फ़ौरन नहीं आई। ये एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट बनकर रह गई और यूं पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे अहम इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्स में से एक आवाम की नज़रों से ओझल हो गया कई बरस तक। मगर सवाल ख़त्म नहीं हुए। 1971 के बाद पाकिस्तान में शिकस्त का सदमा मौजूद था, लेकिन शिकस्त की मुकम्मल इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी सामने नहीं आई। जिन ख़ानदानों ने अपने प्यारों को खोया, जिन फ़ौजियों ने जंग लड़ी, जिन शहरियों ने मशरक़ी पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारी और जिन लोगों ने इस पूरे बुहरान को अपनी आंखों से देखा, उन सब के पास अपनी अपनी कहानियां थीं, लेकिन रियासती सतह पर एक मुकम्मल और खुली बहस नहीं हुई। और शायद यही वजह है कि हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट आज भी इतनी अहम है, क्योंकि ये सिर्फ 1971 के बारे में एक रिपोर्ट नहीं, ये इस सवाल के बारे में भी है कि जब रियासत नाकाम हो जाए तो क्या वो अपनी नाकामी का ईमानदारी से एहतिसाब कर सकती है। लेकिन असल राज अभी बाकी है। कमीशन ने सिर्फ ये ही नहीं कहा कि कुछ फैसले गलत थे, उसने बाज़ आला अफसरान के प्रोफेशनल कंडक्ट पर भी सख्त सवाल उठाए। कुछ मामलात में डिसिप्लिनरी एक्शन की सिफारिश की, कुछ सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ ट्रायल्स की सिफारिश की गई और बाज़ के बारे में ये राय सामने आई कि उनके कंडक्ट ने पाकिस्तान की फ़ौजी शिकस्त और कौमी बदनामी में किरदार अदा किया। लेकिन ये सिफारिशात क्या थीं? किन लोगों के खिलाफ थीं? किस बुनियाद पर थीं? और क्या उन पर कभी अमल हुआ? ये हमारी अगली मंजिल है। कैमरा एक सफ़े पर रुक जाता है, अल्फाज उभरने लगते हैं,
मॉरल एस्पेक्ट, फिर एलिज्ड एट्रोसिटीज, फिर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आखिर में रिकमेंडेशंस। ये वो मकाम है जहां हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट जंग की तारीख से निकलकर इंसानी किरदार, अखलाकी जिम्मेदारी और फौजी डिसिप्लिन की तहकीकात बन जाती है। और अगला बाब इसी सबसे हसास हिस्से से शुरू होगा। बाब हिश्तुम, जंग के बाद का आईना, अखलाक, नज़्म ज़ब्त और मुबैना ज़ियादतियाँ। एक जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन जंग खत्म होने का मतलब ये नहीं होता कि सवाल भी खत्म हो जाते हैं। 16 दिसंबर 1971 के बाद पाकिस्तान के सामने सिर्फ एक शिकस्त नहीं थी, उसके सामने एक और इम्तिहान था। क्या वो अपनी शिकस्त के साथ अपनी गलतियों का भी सामना करेगा? और यही वो मकाम है जहां हमूदुर रहमान कमीशन की तहकीकात का सबसे हसास हिस्सा शुरू होता है। कमीशन ने अपनी सप्लीमेंट्री रिपोर्ट में वाज़ेह किया कि उसे न सिर्फ फौजी शिकस्त के असबाब देखने थे, बल्कि मशरकी पाकिस्तान में फौजी डिसिप्लिन, मुबैना ज़ियादतियों और बाज़ आला अफसरान के ज़ाती व पेशा वराना किरदार का भी जायज़ा लेना था। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि कौन हारा। अगर एक फ़ौज जंग हार जाए तो सबसे आसान वजाहत ये होती है दुश्मन ज़्यादा ताकतवर था। लेकिन एक तहकीकाती कमीशन का काम आसान जवाब कबूल करना नहीं होता। इसे पूछना पड़ता है, क्या क़यादत ने दुरुस्त फैसले किए? क्या अहकामात वाज़ेह थे? क्या मातहत अफसरान ने अहकामात पर अमल किया? क्या फ़ौजी डिसिप्लिन बरकरार रहा? क्या मकामी आबादी के साथ रियासती ताकत का इस्तेमाल कानून और फ़ौजी उसूलों के मुताबिक था? और अगर नहीं, तो ज़िम्मेदार कौन था? यही में सवाल हमूदुर रहमान कमीशन के सामने था। कमीशन के सामने एक पेचीदा तस्वीर। कमीशन ने मशरक़ी पाकिस्तान के वाक़यात की तहकीकात करते हुए एक अहम डिस्टिंक्शन कायम किया। एक तरफ मुक्ति बाहनी और दूसरे मुसल्लह गिरोहों के हाथों होने वाले जराइम के बयानात थे। दूसरी तरफ पाकिस्तानी फ़ौज और इससे वाबस्ता एहलकारों के खिलाफ ज़्यादतियों के इल्ज़ामात थे। कमीशन ने दोनों नौइयत के शवाहिद सुने, लेकिन उसकी ख़ास जिम्मेदारी पाकिस्तानी फ़ौज के कंडक्ट का जायज़ा लेना भी थी, क्योंकि ये एक रियासती फ़ौज थी और रियासती ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। इल्ज़ाम और सबूत। यहाँ एक बुनियादी बात बहुत अहम है। 1971 के बारे में आज भी बहुत से दावे गर्दिश करते हैं। कुछ के आदाद व शुमार मुतनाज़े हैं, कुछ वाक़यात के बारे में गवाहियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, कुछ दावे सियासी मकासद के लिए बढ़ा चढ़ा कर पेश किए गए, और कुछ वाक़यात के बारे में कमीशन ने वाज़ेह तौर पर कहा कि उनमें सब्सटेंस मौजूद है। इसलिए इस डॉक्यूमेंट्री में हम हर इल्ज़ाम को हकीकत नहीं कहेंगे, बल्कि जहां कमीशन ने किसी एलिगेशन को काबिल एतबार समझा, वहां उसे इसी हैसियत से बयान करेंगे, और जहां कमीशन ने किसी दावे को एग्जैजरेटेड या बेबुनियाद करार दिया, वहां वो भी वाज़ेह करेंगे। यही असल तारीख़ी दयानत है। लूटमार और लिविंग ऑफ द लैंड। कमीशन के सामने ऐसे शवाहिद आए कि बाज़ फ़ौजी एहलकारों ने मशरक़ी पाकिस्तान में लूटमार की। कुछ मकामात से घरेलू और कीमती सामान उठाए जाने के वाक़यात बयान हुए। टेलीविज़न, फ्रिज, टाइपराइटर, घड़ियाँ, सोना और दूसरी अशिया। कमीशन ने यह भी नोट किया कि बाज़ मकामात पर बाद में फ़ौजी कमांडरों ने ऐसे रवैयों को रोकने की कोशिश की। कुछ बैरक्स की तलाशी भी ली गई ताकि मुबैना तौर पर लूटा गया सामान बरामद किया जा सके, और बाज़ मामलात में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स शुरू किए गए, अगरचे सरेंडर से पहले वो मुकम्मल न हो सके। यहाँ सवाल सिर्फ चोरी का नहीं था, ये फ़ौजी डिसिप्लिन का सवाल था, क्योंकि जंग के दौरान अगर एक फ़ौजी अपने ही ज़ेरे इंतज़ाम इलाके में शहरी अमलाक को लूटने लगे तो वो सिर्फ कानून नहीं तोड़ता, वो अपनी फ़ौज की अखलाकी साख को भी नुकसान पहुंचाता है। कमीशन के सामने एक मशहूर दावा भी आया। मेजर जनरल राव फरमान अली के बारे में कहा गया कि उन्होंने लिखा था, द ग्रीन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान विल हैव टू बी पेंटेड रेड। ये जुमला बाद में 1971 की तारीख के सबसे मशहूर और मुतनाज़े दावों में शामिल हो गया। लेकिन कमीशन ने इस मामले को भी सिर्फ सियासी नारे के तौर पर कबूल नहीं किया। राव फरमान अली से वजाहत तलब की गई, दस्तावेज़ की असल नौइयत और उसके कॉन्टेक्स्ट को देखा गया। यहाँ फिर वही उसूल सामने आता है, एक जुमला मौजूद होना और इससे पूरे फ़ौजी मंसूबे का इरादा साबित होना एक ही बात नहीं। कमीशन ने इस मामले की तफसील से तहकीकात की। 14 दिसंबर, दानिश्वरों का कत्ल। जंग के आखिरी दिनों में बंगाली इंटेलेक्चुअल्स के कत्ल का मसला भी कमीशन के सामने आया। कुछ गवाहियों में कहा गया कि दानिश्वरों को निशाना बनाया गया।
कमीशन ने इस हवाले से मुख्तलिफ अफसरान के बयानात रिकॉर्ड किए। जनरल नियाजी ने उन इल्ज़ामात से इनकार किया कि उन्होंने इंटेलेक्चुअल्स को गिरफ्तार या कत्ल करने का हुक्म दिया था। दूसरे अफसरान के बयानात में भी इख्तिलाफात सामने आए। यहाँ भी डॉक्यूमेंट्री को एक ही तरफ झुकने के बजाय एविडेंस और टेस्टिमनी के फ़र्क को बरकरार रखना होगा, क्योंकि यही कमीशन की अपनी इन्वेस्टिगेटिव मेथड थी। जनरल नियाजी का किरदार अब एक शख्सियत बार बार सामने आ रही थी, लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी। वो मशरकी पाकिस्तान के आखिरी पाकिस्तानी कमांडर थे। कमीशन ने उनके मिलिट्री कॉन्डक्ट के साथ उनके ज़ाती तर्ज अमल का भी जायज़ा लिया। कुछ गवाहों ने उन पर इंतहाई संगीन इखलाकी इल्ज़ामात लगाए। कमीशन ने उन एलिगेशंस को रिकॉर्ड किया और उनके कॉन्डक्ट पर सख्त ऑब्जर्वेशंस पेश किए। यहाँ फिर एक एहतियात ज़रूरी है। गवाह की टेस्टिमनी, कमीशन की ऑब्जर्वेशन और अदालत में साबित शुदा जुर्म 3 अलग दर्जे हैं। इसलिए हम किसी इल्ज़ाम को अदालत का हतमी फैसला बनाकर पेश नहीं करेंगे। मगर मसला सिर्फ अखलाकी नहीं था। यहाँ कहानी एक और रुख इख्तियार करती है। कमीशन ने देखा कि कुछ सीनियर ऑफिसर्स के ज़ाती कॉन्डक्ट ने फ़ौज के मोरल और रेप्यूटेशन को भी मुतासिर किया। अगर फ़ौजी अफसर खुद डिसिप्लिन की मिसाल न से, डिसिप्लिन कैसे तवक्को कर सकते हैं? यही वजह है कि रिपोर्ट में मॉरल लैप्सेस को महज ज़ाती ज़िंदगी का मसला नहीं समझा गया। ये प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मसला भी बन गया। एक फ़ौज सिर्फ हथियारों से नहीं जीती। एक फ़ौज की ताकत सिर्फ उसके हथियार नहीं होते। उसकी ताकत होती है डिसिप्लिन, कमांड, मोरल, प्रोफेशनलिज्म और सबसे बढ़कर अपने मकसद पर यकीन। जब ये चीज़ें कमज़ोर हों तो तादाद और साजो सामान भी हमेशा फ़ौज को नहीं बचा सकते। हमूदुर रहमान। कमीशन की तहकीकात में यही ब्रॉडर पिक्चर सामने आती है, शिकस्त और अखलाकी ज़वाल। कमीशन के मुताबिक मशरक़ी पाकिस्तान में कुछ आला अफसरान की कमज़ोरी, गफलत और गैर पेशावराना तर्ज अमल ने सूरत हाल को ख़राब किया। उसने ये भी देखा कि कुछ ऑफिसर्स ने अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं की। यानी 1971 की शिकस्त को सिर्फ बैटलफील्ड डिफीट समझना रिपोर्ट के मुताबिक मुकम्मल तस्वीर नहीं थी। बैटलफील्ड के पीछे लीडरशिप भी थी। एक तल्ख हकीकत, जंग में शिकस्त शायद एक दिन में नजर आती है, लेकिन फौजी शिकस्त अक्सर महीनों या बरसों में तैयार होती है। एक गलत सियासी फैसला, फिर दूसरा, एक कमजोर कमांड, फिर दूसरी, एक शिकायत नजरअंदाज, फिर दूसरी, एक डिसिप्लिनरी फेलियर, फिर दूसरा, और आखिरकार वो सब मिलकर एक ऐसी सूरत हाल पैदा करते हैं जहां आखिरी शिकस्त सिर्फ आखिरी वाकया रह जाती है। कमीशन ने क्या चाहा? अब सवाल था, अगर वाकई जराइम हुए थे, अगर प्रोफेशनल नेग्लिजेंस हुई थी, अगर सीनियर कमांडर्स ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, तो क्या होना चाहिए? कमीशन का जवाब था अकाउंटेबिलिटी। उसने बाज़ सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन और बाज़ मामलात में ट्रायल की सिफारिश की, और मुबैना एट्रॉसिटीज़ की मज़ीद तहकीकात के लिए एक बाइख्तियार इंक्वायरी/कोर्ट की सिफारिश भी की। यानी कमीशन का बुनियादी पैगाम था, सिर्फ रिपोर्ट लिखना काफ़ी नहीं, अगर जुर्म हुआ है तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ हमारी दास्तान एक और तल्ख सवाल के सामने आती है। रिपोर्ट तैयार हो गई, सिफारिशात भी मौजूद थीं, नाम भी सामने आए, लेकिन क्या उन सिफारिशात पर अमल हुआ? क्या जिम्मेदारों को अदालत में लाया गया? क्या फौजी डिसिप्लिन के नाम पर एक्शन हुआ?